नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला। तो मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। बंगाल में हो रहे हिंसा की बात करें, दंगों की बात करें या फिर अत्याचार की बात करें, तो ये जो कहानी है, ये जो दास्तां है, ये बेहद लंबी है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आत्मदीप एनजीओ के प्रसून जी। बहुत-बहुत स्वागत है प्रसून जी आपका आज श्रृंखला में। मेरा धन्यवाद। आपसे पहला सवाल होगा प्रसून जी, बंगाल के जो हालात हैं, वो जब देखने को मिलते हैं, वहाँ की जब घटनाएँ हमारे सामने आती हैं, तो बहुत सारे प्रश्न भी उठने लगते हैं। तो इसी से संबंधित मेरा आपसे पहला सवाल होगा, पश्चिम बंगाल का वर्तमान परिदृश्य, तुष्टीकरण की राजनीति। जी देखिए, एक बात तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि बंगाल की जो भौगोलिक स्थिति है वो एकदम बॉर्डर से सटी हुई है। उसके साथ ही 3 बॉर्डर है। एक बांग्लादेश का है जो बंगाल को काट के ही बना था 47 में, वो भी एक तुष्टीकरण के कारण ही बना था। दूसरा नेपाल का है, तीसरा भूटान का है। तो इस स्ट्रेटेजिक हिसाब से बंगाल का जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, बंगाल का ऑलमोस्ट 1/3 इलाका बॉर्डर से सटा हुआ है, बांग्लादेश का बॉर्डर से सटा हुआ है। और दोनों तरफ जो भाषा बोलते हैं कमरवेसी बंगाली है। कुछ शब्दों का अंतर है लेकिन कमरवेसी बंगलाई है। तो अब क्या होता है बांग्लादेश से, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो बॉर्डर है पूरा सिक्योर्ड है, वहां पर प्रोटेक्शन भी है, प्रहरा भी है, सब लोग है। लेकिन बांग्लादेश का जो बॉर्डर है बहुत स्थान पर ये ओपन है और प्रॉपरली डिमार्क भी नहीं है बहुत जगह पर। इसीलिए क्या होता है, और उसके साथ करप्शन तो एक इशू है ही है, बीएसएफ का जो करप्शन है। तो बांग्लादेश से हर रोज कई लोग जो अनुप्रवेशकारी बोलते हैं, जिनको इन्फिल्ट्रेटर जिसको बोलते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं। एक तो है, उसके साथ जो बंगाल का जब बंटवारा हुआ था 47 में, उस समय से जो हिंदू थे बांग्लादेश में, क्योंकि जो बंटवारा हुआ था वो तो धर्म के बेसिस पे हुआ था कि मुसलमान लोग हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसीलिए उनको अपना पाक स्थान चाहिए, नापाक हिंदुस्तान में वो रह नहीं सकते। तो बंटवारा तो हुआ, सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों भारत से अलग हो गए। लेकिन वहां के हिंदुओं को, बांग्लादेश के हिंदुओं, वहां से उनको खदेड़ा गया भारत में, ज्यादातर बंगाल में। लेकिन बंगाल के जो मुस्लिम थे वो ज्यादातर यहीं पर बस गए, यहीं पर रह गए। तो उनका एक बड़ा तादाद यहाँ पर था। तो और उसके साथ फैमिली प्लानिंग का जो असर है उनके ऊपर नहीं है। आपको याद होगा जब ज्योति बसु यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय बानतला बोल के एक इनफेमस इंसिडेंट हुआ था। वहां क्या हुआ था कि फैमिली प्लानिंग के कुछ लोग जा रहे थे वहां पर बानतला एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां पर उनको पकड़ के मारा गया था, रेप किया गया था। बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और उस समय के चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बसु, उसने ऐसा बयान दिया था कि ऐसा तो होता ही रहता है। तो इसीलिए फैमिली प्लानिंग का भी कोई असर मुसलमानों के भीतर ज्यादा नहीं दिखती। तो इसी कारण 2011 के जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल के 3 जिले, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर, ये तीनों जिले ऑलरेडी मुस्लिम डोमिनेटेड हो चुके हैं। ये 11 का सेंसस है, 11 साल पहले का। अभी जो नया सेंसस 2021 का है, उसका जब लेखा जोखा सामने आएगा तो आपको दिखेगा कि इन तीनों के साथ साथ दक्षिण जो साउथ 24 परगना है, जो पूर्व मिदनापुर है, ऐसे कई और जिले भी जुड़ जाएंगे जहां पर माइनॉरिटी डोमिनेटेड हो गए हैं। और आपको जान के ये बहुत ताज्जुब होगा कि बंगाल में जो 294 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें से मोर देन 170 कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है मुसलमानों के वोटों के ऊपर। मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है मुस्लिम लोग, क्योंकि उनके ब्लॉक वोट है, एन मास वोट देते हैं। तो ऐसा स्थिति बंगाल में बन गया है कि तुष्टीकरण की जो बात अपने छेड़ी ना, वो इसी कारण आता है कि उनको अगर हम तुष्टीकरण करते रहे तो उनका वोट एज ए ब्लॉक हमको मिलेगा। ये बंगाल में अभी नया शुरू नहीं हुआ है, चलता आया है। अभी जितना उनका संख्या बढ़ रहा है, जैसे अब से 5 साल 7 साल 10 साल पहले बंगाल में इतना टोपीदारी आपको नहीं दिखने को मिलता, इतना बुरखा हिजाब नहीं दिखता था।
क्योंकि तब उनकी संख्या लगभग 25-27% थी। अब जब 30% से ऊपर आ गया है, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना आइडेंटिटी दिखाने के लिए वो लोग अभी खुल के हिजाब, बुर्का, टोपी, दाढ़ी इस पे उतर आए हैं। जी, बिल्कुल। मैं अब आपसे जानना चाहूँगी प्रसून जी, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में घटनाएँ हो रही हैं, अभी हमने देखा हाल ही में कैसे ज़िंदा लोगों को जला दिया। इस तरह की विभत्स घटनाएँ जो घटित हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल को इस्लामिक स्टेट कैसे बनाया जा रहा है? देखिए, इस्लामिक स्टेट इसका एक मेन कारण है एडमिनिस्ट्रेशन का कमजोर पड़ जाना। और हम जब एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं तो उसके कंट्रोलिंग पावर तो रहता है जो रूलिंग पार्टी उसके हाथ में। हम जिसको स्टेट बोलते हैं, स्टेट नथिंग बट ए पॉलिटिकल पार्टी जो वोट में जीत के पावर पे आती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का दारोमदार पूरा रहता है पॉलिटिकल पार्टी पर। और पॉलिटिकल पार्टी अगर अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान दे तो उसका असर यह होता है कि प्रशासन होता है उसको अपना काम करने से रोका जाता है। मैं आपको छोटा 2-3 उदाहरण देता हूं। 2017 में, शायद 2017 में नवंबर, शायद वो 24 या 27 नवंबर था, कोलकाता में जमायत उलेमाए हिंद का एक बहुत बड़ा जमायत हुआ शहीद मीनार मैदान में। उसमें जो भीड़ था, जो पब्लिक आए थे ऊपर, जमायत के जो लोग आए थे, उन लोगों ने कोलकाता पुलिस के 3 आईपीएस ऑफिसर को बुरी तरह से पीटा। काफी पुलिस तो पीटे ही, साथ में 3 आईपीएस ऑफिसर को पीटा, मीडिया की गाड़ी तोड़फोड़ की गई, लेकिन एक आदमी को भी पकड़ा नहीं गया। बजाय अगले साल वही मीटिंग में ममता बनर्जी, तभी चीफ मिनिस्टर थी, वो मीटिंग में चीफ गेस्ट बन के मंच में बैठी रही। तो ऐसा मैसेज अगर प्रशासन को जाता है कि हमको जो पीटने वाला है, अगले साल चीफ मिनिस्टर खुद उनके चीफ गेस्ट बन जाते हैं, तो प्रशासन का जो मनोबल होता है वो घट जाता है। इसीलिए प्रशासन काबिल नहीं है, मैं ये नहीं मानता हूं। यहाँ के भी प्रशासन उतने ही काबिल है जितने आदित्यनाथ के प्रशासन, लेकिन यहाँ पर वो असर नहीं दिखता है क्योंकि प्रशासन का कंट्रोल करने वाला जो टॉप में है उनको अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन पे ध्यान रहता है। और इसी कारण, ये तुष्टीकरण राजनीति के कारण लोग, पश्चिम बंगाल की हालत धीरे धीरे इस्लामिक होते जा रहा है। आपको याद होगा तेहट्टू में सरस्वती पूजा रोका गया था, कांगला पहाड़ी में दुर्गा पूजा रोका गया था। तो ऐसा जो माहौल बनता है, कालिया चौक तो बहुत फेमस था, मतलब इनफेमस है कालिया चौक, जहां पर पुलिस चौकी जलाई गई थी। ऐसा कई इंसिडेंट हुआ है, कालिया चौक में हुआ, तूफानगंज में हुआ, इलम बाजार में हुआ, बादुरिया में हुआ, लेकिन पुलिस को कोई एक्शन लेने से मना कर दिया जाता है। अगर ले भी तो वो भी कंट्रोल तरीके से। और मेरे पास ऑन रिकॉर्ड में कह सकता हूं, चीफ मिनिस्टर ने ऐसा बयान दिया है कि आई कैन नॉट ऑर्डर पुलिस टू शूट ऑन मास, मतलब मास पे मैं गोली नहीं चला सकता। जब बादुरिया दंगा हुआ था तो ममता बनर्जी ने यह बयान खुद टीवी पे दिया था। तो ऐसा अगर प्रशासन, अगर जब स्थिति खराब हो रही है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन को, हम लोग को एक पुलिस स्टेट चाहिए, ऐसा नहीं है, ये गणतंत्र है, पब्लिक सेंटिमेंट को ध्यान रखना है। लेकिन जब रायोट जैसा सिचुएशन है जहां पर सरकारी संपत्ति को, तो सरकारी संपत्ति मतलब क्या है, पब्लिक, हम लोग का टैक्स से बना संपत्ति है, तो उसको जब तोड़फोड़ किया जा रहा है, पुलिस को पीटा जा रहा है, थाना में आग लगा जा रहा है, तब भी अगर पुलिस को कहा जाए कि नहीं अब सख्त मत बनो, नरमी से काम लो, तो मैसेज क्लियर है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए कि वी कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट देम। तो इसी कारण प्रशासन का नरम होना, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होना, और बंगाल में जो बंगाली है वो भी धीरे धीरे अपने मानसिक गठन ऐसा बन गया है कि वो भी, मतलब उनके जैसे डीएनए में बैठता जा रहा है कि हम लोग अपने आप से ही खुश है, बाकी समाज का क्या होगा उसके हमको लेना देना नहीं है। तो ये जो सेल्फ सेंट्रिक जो मेंटालिटी बन जा रहा है, आत्मकेंद्रिक होते जा रहे हैं बंगाली लोग, इसका भी परिणाम है पश्चिम बंगाल का धीरे धीरे इस्लामीकरण बढ़ना। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रसून जी कि आपने कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है, किस विषय पर किया है और उस पर क्या कार्य किया जा रहा है? जी देखिए, बात यह है कि जब लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट था, मतलब 2011 में ममता बनर्जी ने उसको 34 इयर्स के बाद हटाया, लेकिन 2010 से ही लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन के जरिए मुसलमानों को
ओबीसी ए कैटेगरी में डाला था। मतलब ओबीसी का भी बंटवारा हुआ, ओबीसी ए मतलब जो नॉन क्रीमी लेयर है और ओबीसी बी क्रीमी लेयर। और मजे की बात है, ज्यादा ओबीसी ए को मिला 10% संरक्षण और ओबीसी बी को मिला 7% संरक्षण। और उसी को 2012 में जो नोटिफिकेशन वगैरह था, ममता बनर्जी ने 2012 जुलाई को, शायद 9 जुलाई या 2 जुलाई को विधानसभा में कानून पारित किया जिसमें इसको कानूनी वैधता दी गई उसमें। लेकिन मजे की बात यह है, जो इससे कानूनी जो वैधता दी गई, कानूनी जामा पहनाया गया, उससे पहले ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ कि कौन ओबीसी में आता है, क्या उसका फाइनेंशियल क्राइटेरिया होगा, किसके बेसिस पे उसको बी और ए में कैटेगराइज किया जाएगा। इसका कोई ये नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ। ओबीसी ए में पश्चिम बंगाल के लगभग 99% मुस्लिम को डाला गया और बाकी ओबीसी बी में हिंदुओं को डाला गया। इसके फलस्वरूप मुसलमानों को तो 10% संरक्षण मिला, साथ ही साथ उनका जो कट ऑफ मार्क्स होता है, कोई आप एग्जाम दो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, उसमें कट ऑफ मार्क में भी उनको फायदा मिलता है। तो हम लोग इसके ही ऑब्जेक्शन किए थे कि ओबीसी बनना चाहिए उनका फिनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे, वो हिंदू है या मुस्लिम दूसरी बात है, लेकिन उसका स्टेटस देखना चाहिए, इनकम कितना है, ईयरली इनकम कितना है, उसके बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर भी वही तुष्टीकरण की राजनीति है कि मुसलमानों को फायदा देने के लिए, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, उसमें एक क्लॉज ये भी है, एससी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, मतलब कोई एससी अगर क्रिश्चियन बन जाता है तो उसको भी उसका फायदा मिलेगा। हालांकि एससी से कोई कन्वर्ट हो तो उसको एससी का ही संरक्षण नहीं मिलता है, क्योंकि एससी से बाय बर्थ फैसिलिटी। तो और कन्वर्टेड ओनली टू क्रिश्चियनिटी, मतलब आप एससी से अगर सिख बनोगे या जैन बनोगे या बुद्धिस्ट बनोगे तो आपको संरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्रिश्चियन बनोगे, मतलब मुसलमान और क्रिश्चियन बनने पर आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल प्रोवाइड करेगी। तो हम एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एनजीओ हमको लगा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। हालांकि ये कानून तो बना था 2012 में। अत्यंत दुख की बात है कि यहाँ के जो अपोजिशन पार्टीज है, 2020 में हमने इसके ऊपर एक पीआईएल याचिका दायर की कोलकाता हाईकोर्ट में, जिसकी सुनवाई अभी भी चल रही है। लेकिन 2012 से 2020 तक ऐसे कोई संगठन ममता बनर्जी के इस कानून को चैलेंज नहीं किया। उन्होंने समालोचना तो बहुत लोग की, उनकी आलोचना की कि ऐसा नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसको कैंसिल करने का क्या तरीका है? इधर आपको गवर्नमेंट फॉर्म करके उसको कानून को खारिज करना पड़ेगा, या फिर आपको न्यायालय के पास जाना पड़ेगा इसको अल्ट्रा वीरियस, मतलब बेआईनी कानून दिखाने के लिए, तो गैर कानूनी दिखाने के लिए। तो इसीलिए हमने 2020 में याचिका फाइल की कि ये जो ओबीसी ए ओबीसी बी बना है वो रिलीजियन बेस्ड बन गया है, फिनेंशियल कंडीशन बेस्ड नहीं है, और इसका कारण है वही तुष्टीकरण की राजनीति। तो इसीलिए हमने न्यायालय से आग्रह किया है उसकी सुनवाई करे और इस याचिका को खारिज करे। तो कई सारे सुनवाई हो चुकी है, अभी भी चल रहा है, एक जुडिशियल मैटर है, इसके ऊपर ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमने ये इनिशिएटिव लिया है आत्मदीप की तरफ से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया गया है। मैं आपसे अभी जानना चाहूंगी कि सरकार पूरे राज्य में दंगों को नियंत्रित करने में असमर्थ क्यों है? अगर हम दंगों की बात करें, धूलागढ़ का, तेलीपारा का या कालिया चौक का। कारण तो जैसे मैं बताया, आपको एक बात जानकारी दे दूं, तेलीपारा दंगा को एक्सपोज करने के लिए मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं एक रात के लिए जेल में भी रहा, अगले दिन मुझे कोर्ट से जमानत मिली। तो 2020 की मई की बात है, मुझे 17 मई को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि मेरा कसूर इतना था कि सरकार जिस दंगे को दबाना चाहती थी, छुपाना चाहती थी, मैं सोशल मीडिया के जरिए वहां के जो विक्टिम है, हिंदू विक्टिम है, उनका जो बयान है मैं पब्लिक में लाया था। इसी कारण सरकार से को पुलिस मेरे घर आया, मुझे अरेस्ट की। लेकिन बात यह है कि दंगा कंट्रोल करने में नाकामी का मेन कारण है, सरकार को लगता है ये जो 30% वोट बैंक बन गया है, ऐसा नहीं है बंगाल में सब जगह ये है, ये लोग ज्यादातर सेंट्रल है साउथ बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में 2-3 पॉकेट है ऐसे, लेकिन ज्यादातर साउथ बंगाल में जो अभी रूलिंग पार्टी है टीएमसी है, वो लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बन गया है मुस्लिम वोट के ऊपर। और इसी कारण आपको याद होगा पहले इमाम भाता चालू हुई थी, मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा का विसर्जन रोक दिया गया था।
तो ऐसा जो स्टेप है गवर्नमेंट का ये स्टेप दर्शाता है कि गवर्नमेंट एक सेक्शन को प्लीज करने के लिए हिंदू वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ये तो हमको मिलेगा ही, ऐसा एक मैसेज जा रहा है। और हिंदू लोग भी, राज्य के जो हिंदू है उनके भीतर भी ऐसा प्रेरणा जगाने का लीडरशिप की कमी है जो उनको समझा सके कि अगर मुसलमानों के लिए तुम्हारा धार्मिक अनुष्ठान को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है तो तुमको भी ये पार्टी के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बंगाल में जो अपोजिशन पार्टी की नेतृत्व है फिलहाल, वो ये आकांक्षा पूरा करने में नाकाम हो चुके हैं। इसीलिए इस बार भी ममता बनर्जी की गवर्नमेंट तो बनी, लेकिन और गवर्नमेंट बनने के बाद भी ये तुष्टीकरण चलता ही जा रहा है, लेकिन उसका विकल्प क्या होगा अभी भी पब्लिक के सामने क्रेडिबल विकल्प नहीं है। मुझे लगता है जब एक क्रेडिबल विकल्प बन जाएगा, क्योंकि थोड़ा फर्क तो पड़ा है। देखिए, पहले ममता बनर्जी का तस्वीर हम देखते थे हिजाब पहने हुई, लेकिन जब से यहाँ पर बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है, अब रामनवमी में भी ममता बनर्जी जाने लगी है। यही है प्रेशर पॉलिटिक्स। तो हिंदुओं को जब ये एहसास होगा कि मैं जो वोट दे रहा हूं, वो वोट का एक वैल्यू तो होता है, कीमत तो होता है। मुझे 500 रुपए का अगर कोई खैरात मिल रहा है या 2 रुपए का चावल मिल रहा है, मेरा वोट का वैल्यू सिर्फ उतना नहीं है। और इसके लिए मुसलमान समाज इसके लिए बहुत सक्षम है, क्योंकि उनका जो मैकेनिज्म है, समाज का जो मैकेनिज्म है, उनके जो धार्मिक नेता है वो उनको शुक्रवार को मस्जिद में जाके ये पाठ पढ़ाते हैं कि तुम अपने वोट का मोल समझो। देखिए, हिंदू समाज में जो ज्यादातर हिंदू रिलीजियस लीडर है, वो हिंदुओं को ये पाठ नहीं पढ़ाते। वो पढ़ाते क्या, तुम मरने के बाद शिवलोक जाओगे या विष्णुलोक जाओगे, तुम काशी में मरोगे तो अच्छा होगा या फिर तिरुपति में मरोगे तो अच्छा होगा। मरने के बाद क्या होगा उसको लेके उनको चिंता का अंत नहीं, लेकिन जीते जी क्या हो रहा है इस विषय में हिंदू धर्मगुरु, ज्यादातर हिंदू धर्मगुरु अपने शिष्यों को नहीं समझाते। और इसी का परिणाम है जो हिंदू समाज है अपने वोट का मूल्य समझने में नाकाम रहते हैं, व्यर्थ रहते हैं, और वो छोटा छोटा गिमिक में वो लोग बह जाते हैं। मुझे लगता है जब अपना जो भगवाधारी जो संत समाज है, वो लोग अगर अपने शिष्य को अपने वोट का मोल समझाए, जैसे मुस्लिम समाज के मौलवी लोग समझाते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर समझाने से नहीं होगा, हिंदू धर्मगुरु को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। वो अगर हिंदुओं को धर्म समझाए, क्योंकि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, धर्म का मतलब है कर्तव्य। इसलिए हम बोलते हैं राजधर्म, पुत्र धर्म। तो धर्म मतलब क्या है, जो आपको करना अनिवार्य है। यही बात मुसलमान लोग बोलते हैं फर्ज, और हिंदू में वो है धर्म। तो धर्म गुरु को, जो धर्म मतलब कर्तव्य, जो कर्तव्य आपको करना है, वो अगर धर्म गुरु अगर समझाएंगे तो मुझे लगता है कि व्यवस्था का हिंदू अपना वोट का मोल समझेंगे, और ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की जो राजनीति है, उससे धीरे धीरे पश्चिम बंगाल बाहर आ पाएंगे। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रसून जी। बिल्कुल, बंगाल का जो एक मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि बंगाल में हर दिन कुछ न कुछ घटनाएँ घटित होती रहती हैं। वहाँ के हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, तो हिंदुओं को संगठित भी होना होगा और समझना भी होगा कि उनके वोट की क्या वैल्यू है। आप सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आर शंख।